वेलकम बैक स्टूडेंट। तो पिछले टॉपिक में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की डेफिनेशन, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से देश की इकोनॉमी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जीडीपी को बढ़ाती है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आइडियल लोकेशन देते हैं किसी इंडस्ट्री को, इसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो है इंडस्ट्री जो है ओनरशिप के बेस के ऊपर लगाई जाती हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ क्या हैं, और पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री वो कौन कौन सी हैं। इसके अलावा हमने एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज़ में जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड थी, जैसे कि हमारी जो आ जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट हम इसी से जुड़ी एक इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ कॉटन टेक्सटाइल, जो कि कॉटन के ऊपर हिलाई करती है। तो पुराने समय से ही हमारे देश में एक ट्रेडिशन रहा है कॉटन के कपड़े को हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक से बनाने का। तो 18वीं सेंचुरी में पावरलूम के आने से, जैसे ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, तो मशीनों के आने से प्रोडक्शन बहुत तेज़ हो गई, जिसका सीधा असर हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, जो हथकरघे थे और जो हैंडलूम वर्कर्स थे, उनके ऊपर पड़ा, क्योंकि ये इंग्लैंड की मिल्स में बने कपड़ों का मुकाबला ना कर सके। 13 नवंबर 2011 के एक सेंसस के अनुसार देश में 1946 कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स मौजूद थी। इनमें से 80% प्राइवेट सेक्टर और बाकी की पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर में मौजूद हैं। इसके अलावा कई हज़ार छोटी इंडस्ट्री, जिसमें 4 या 10 पावरलूम्स मौजूद थे। पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में फैली। रॉ कॉटन मार्केट, ट्रांसपोर्ट, लेबर अवेलेबल होने के कारण यह इंडस्ट्री जहाँ पे फ्लोरिश करने लगी। यह इंडस्ट्री जो है सीधे तौर पर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला है, जबकि खेतों में काम करने वाले मजदूर कॉटन बॉल तोड़ने, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग और सिंग का काम करने लगे। मीन्स इन इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा जो अदर वर्क्स थे वो जो है होने लगे। इंडस्ट्री में दूसरे मटेरियल्स की डिमांड बढ़ने से दूसरी इंडस्ट्री फ्लोरिश करने लगी, जैसे कि केमिकल्स एंड डाइज, कपड़े को रंगने के लिए, मिल स्टोर्स, स्टोरिंग के लिए, पैकेजिंग मटेरियल्स और इंजीनियरिंग से जुड़े काम। स्पिनिंग का यूज़ महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु तक ही सीमित रहा, जबकि वीविंग में पुरानी स्किल्स का यूज़ कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी आदि देश भर में किया जाने लगा। वीविंग हैंडलूम पावरलूम के द्वारा की जाती है। हाथ से बनी खादी ने वीवर्स को बहुत जो है एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत से मीन जो कॉटन का जो धागा बनता है उसको जापान भी भेजा जाता है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्री जैसे यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस आदि देश हैं जहाँ पे इस धागे का एक्सपोर्ट किया जाता है। और एशियन कंट्रीज में नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीकन देश शामिल हैं। विश्व में भारत जो है दूसरे नंबर पे आता है स्पिंडल लगाने वाला देश में, मीन जहाँ पे जो वीविंग डिवाइसेस हैं जो वो लगाई गई हैं। पहला नंबर जो है चीन का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मिड 80s से, मीन्स 1980 से स्पिनिंग सेक्टर की तरफ जो रुझान है वो बढ़ा है। हमारा विश्व म्यार में कॉटन अभियान की भागीदारी जो है 25% है। हालांकि वर्ल्ड ट्रेड में हमारे जो गारमेंट्स हैं उसमें हमारी भागीदारी 4% ही है। हमारी स्पिनिंग मिल्स ग्लोबल लेवल पे इतनी कैपेबल हैं कि देश में पैदा होने वाले सभी फाइबर्स को यूज़ कर सके। वीविंग, निटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स हाई क्वालिटी यार्न का यूज़ नहीं कर सकती। देश में कुछ बड़ी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है और ये लोकल मार्केट तक ही जो है लिमिटेड रहती हैं, जिसके कारण बहुत से जो स्पिनर्स हैं वो कॉटन यार को एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बाहर से कपड़ा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन द पावर लूम एंड हैंडलूम। तो क्यों जो है हमें जो अपने ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स है कपड़ा बनाने की उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए बजाय कि पावरलूम या हैंडलूम के। हालांकि हमने अपने लॉन्ग स्टेपल कॉटन लगभग 356 लाख बेस तक बढ़ा लिया है। तो एक यूनिट है, इसके बारे में आपने बुक में पढ़ लेना है। 2011 और 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन फिर भी इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। पावर सप्लाई कंप्लीट नहीं है और मशीनरी को भी वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर में अपग्रेड करने की ज़रूरत है। दूसरी समस्या है कि लेबर का लो आउटपुट
और सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज़ में बढ़ता कंपटीशन। मींस जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी जगह पे सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ बढ़ा है। ये भी एक बड़ा जो चैलेंज है, एक जो ये इंडस्ट्री है जो कि कॉटन के ऊपर बेस्ड है। तो नेक्स्ट हम एक और इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ जूट टेक्सटाइल। तो भारत जूट की पैदावार में विश्व में बांग्लादेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है। 2010-11 के आंकड़े के अनुसार देश में 80 जूट मिल्स मौजूद थी। इनमें से ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर नदी के किनारे पर स्थित हैं। इन मिलों का नदी के किनारे पर स्थित होने का कारण है जूट प्रोड्यूसिंग एरिया का होना। मीन्स ऐसे ये नदी जो है इसके आसपास का जो एरिया है वो जूट की खेती के लिए आइडियल माना जाता है। इसके अलावा कम महंगा जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट, बढ़िया रेल नेटवर्क, रोडवेज और वाटरवेज और रॉ मटेरियल्स की मूवमेंट को फैसिलिटेट करना, जूट की प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी मात्रा में पानी का मौजूद रहना, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से सस्ती लेबर का अवेलेबल होना, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि जूट की खेती को इस एरिया में फ़ायदे की खेती बनाते हैं। कोलकाता लार्ज अर्बन सेंटर होने के कारण बैंकिंग, इंश्योरेंस और जूट से बनी चीज़ों के लिए पोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। 2010-11 के आंकड़े के अनुसार जूट इंडस्ट्रीज़ 3.7 लाख वर्कर्स को सीधे तौर पर और 14 लाख छोटे और मार्जिनल फार्मर्स जो कि जूट और मैस्टा की खेती से कर रहे थे, सपोर्ट कर रही थी। इसके अलावा और भी बहुत से लोग जो है कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। भारत की जूट इंडस्ट्री को इंटरनेशनल मार्केट में बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड जैसे देशों से कंपटीशन करना पड़ता है। हालांकि सरकार की जूट पैकेजिंग की मैंडेटरी पॉलिसी के कारण देश के भीतर जो है जूट की डिमांड बढ़ी है। मांग को बढ़ाने के लिए इसलिए ये प्रोडक्ट्स को डाइवर्स करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो सके। इसी को पूरा करने के लिए 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी को लॉन्च किया गया ताकि जूट की प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, जूट फार्मर्स को अच्छे दाम दिए जा सकें और प्रति हेक्टेयर पैदावार को बढ़ाया जा सके। जूट की मेन मार्केट्स यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स की बढ़ती डिमांड ने जूट की जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा एनहेंस किया है और जूट प्रोड्यूसर के लिए एक जो है फिर से एक अच्छा रास्ता जो फ्यूचर में है तैयार कर दिया है। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री। चीनी की प्रोडक्शन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले नंबर पर चाइना आता है, लेकिन गुड़ और खांड सेरी की प्रोडक्शन में इसका स्थान पहला है। 2010-11 के आंकड़े के अनुसार देश में 662 शुगर मिल्स थी जो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मौजूद थी, जिनमें से 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में मौजूद हैं। यह इंडस्ट्री सीजनल है। पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों को साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट खासकर महाराष्ट्र में लगाने का रुझान बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो गन्ना पैदा होता है उसमें चीनी जो मिठास है वो ज़्यादा होती है। कोऑपरेटिव सेक्टर्स इन स्टेट्स में ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। इस इंडस्ट्री का सीजनल होना, ओल्ड और इनएफिशिएंट मेथड्स की हेल्प से प्रोड्यूस करना, ट्रांसपोर्ट डिले आदि कुछ चैलेंजेस है जिनका सामना इंडस्ट्री को करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज़। वो इंडस्ट्री जो मिनरल्स और मेटल्स को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को सभी इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये इसी आयरन और स्टील से बहुत से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग से जुड़े गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट और बहुत सी चीज़ें। स्टील की प्रोडक्शन और कंजप्शन को देश की जो सक्सेस है उसका मानक माना जाता है। आयरन और स्टील हैवी इंडस्ट्री है क्योंकि ये तैयार चीज़ें वजनी होती हैं और इनकी ट्रांसपोर्टेशन पर बहुत अधिक खर्च आता है। 2010-11 के आंकड़े के अनुसार भारत 72.2 मिलियन स्टील की प्रोडक्शन के साथ क्रूज स्टील की प्रोडक्शन में चौथे स्थान पर था। 2010-11 में देश में स्टील की पर कैपिटा कंजप्शन 49 kg थी। तो नेक्स्ट हम जो है देखेंगे प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील कि किस तरह से जो है इंडस्ट्रीज़ में जो है स्टील बनता है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को जो है प्लांट में लेकर आया जाता है और उसके बाद उसको ब्लास्ट फर्नेस में जो भट्टी होती है उसमें डाला जाता है। आयरन ओर इज मेल्टेड, लाइमस्टोन इज फ्लक्सिंग। लाइमस्टोन डालकर
आयरन ओर को मेल्ट किया जाता है। उसके बाद उसमें से स्लैग को मीन जो इम्प्यूरिटीज होती हैं उसको रिमूव किया जाता है। कोक की स्पोर्ट और कोयले का इस्तेमाल जो है और को हीट करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद जो मोल्टन मटेरियल है, जो पिघला हुआ आयरन ओर है, वो सांचे में डाला जाता है। उसके बाद स्टील बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको हम पिग आयरन कहते हैं। सांचे में डाले हुए आयरन को पिग आयरन कहते हैं। और उसमें जो है फर्दर जो है ऑक्सीडाइजिंग उसकी की जाती है, प्यूरीफाई किया जाता है। उसके बाद उसमें मैग्नीज, निकल, क्रोमियम जो है ऐड किया जाता है। और उसके बाद स्टील जो है बनकर तैयार आ जाता है, जिसकी रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग और फोर्जिंग की जाती है। तो इस तरह से जो है मेनली जो है स्टील जो है इस तरह से बनता है। जनरली हम इस प्रोसेस से जो है स्टील बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो आपने नेक्स्ट जो है मैप वर्क कर लेना है, जिसमें आपने जो अलग अलग स्टील प्लांट्स देश में मौजूद हैं उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें है बोकारो झारखंड में, जमशेदपुर झारखंड में जहाँ पे टाटा का एक बहुत ही बड़ा स्टील प्लांट है। उसके बाद बर्नपुर वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, विजयनगर कर्नाटका में, भद्रावती कर्नाटका में, सालम तमिलनाडु में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में ऐसी जैसे मीन्स जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज है उसमें कौन सी जो संस्था है वो वर्क कर रही है इसकी प्रोडक्शन में। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल भी कहते हैं, भारत सरकार का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट करने वाला डिपार्टमेंट है। 1950 में चीन और भारत ऑलमोस्ट एक ही क्वांटिटी का स्टील प्रोड्यूस कर रहे थे। आज चीन विश्व में सबसे ज़्यादा स्टील की प्रोडक्शन करने वाला देश है। 2004 में भारत का स्टील एक्सपोर्ट विश्व के स्टील एक्सपोर्ट का 2.25% का था। छोटा नागपुर प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। इसका कारण है आयरन की कम कीमत, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स का पास में मौजूद होना, चीप लेबर और होम मार्केट में ग्रोथ का पोटेंशियल आदि बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि इसकी लोकेशन को आइडियल बनाता है। हालांकि भारत एक इम्पोर्टेंट आयरन और एंड स्टील प्रोडक्शन कंट्री है, लेकिन अभी तक इसने अपने फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं किया है। उसका कारण है कि कोकिंग कोल की हाई कॉस्ट मीन्स जो स्टील की प्रोडक्शन में जो कोयला यूज़ होता है उसका कम मात्रा में मौजूद रहना, लिमिटेड अवेलेबिलिटी में होना, लेबर की लो प्रोडक्टिविटी, एनर्जी की इरेगुलर सप्लाई और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारी जो मशीनें हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं हैं। हम दूसरी कंट्री से भी अच्छी क्वालिटी का स्टील इंपोर्ट करते हैं, हालांकि स्टील की प्रोडक्शन देश में इतनी है कि हमारा जो काम है वो चल सकता है। लेवलाइजेशन और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के एंटरप्रीनर्स के में जो व्यापारी हैं उनके एफर्ट से इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इसी के साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।